Hello and welcome to chapter number 18 of Spectrum, which is the Simon Commission and the Nehru Report. Now, chapter number 17 में अगर याद हो तो we discussed about the Surajists, okay, Surajist and no changers. Fine. Second thing we discussed about was the emergence of the socialist ideas, the Marxist ideas जो influence कर रहे थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को और लीडर्स को. And we also talk about the revolutionary activities, basically the second phase, revolutionary activities is the second phase. And we talked about United Province, Bihar, okay, and we talked about also the areas of Bengal, we talked about the areas of Punjab. So these were the main topics that we discussed in chapter number 17. Now ये जितनी भी चीजें हुई थी, now these were seen have in the third decade, ठीक है, फ्रॉम 1920s. तो 1920s के पीरियड में इन सारी चीज़ों का हुआ था. एंड इसी पीरियड में दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी. वन वाज द साइमन कमीशन एंड सेकंड वन वाज द नेहरू रिपोर्ट. सो लेट अस गो थ्रू इट. नाउ दिस इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन विच इज द साइमन कमीशन. ठीक है, तो ये इसका सेकेंड नेम हो गया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन. नाउ जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, बेस्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ एक्ट किस पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1918 which itself was based on Montague's statement of 1917, right? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आया और उसके अंदर एक प्रोविजन था. हालांकि ये इसने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज लेकर आया था, दैट वाज डायरकी, द ड्यूल रूल, ठीक है, एट द प्रोविंशियल लेवल. और इसके अंदर एक और प्रोविजन था कि जब 10 साल पूरे हो जाएंगे इस एक्ट को, यानी 1929 में, ठीक है, तो सारे के सारी जो गवर्नेंस की स्कीम है, इसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए एक कमीशन लाया जाएगा जो इसकी प्रोग्रेस को चेक करेगा कि 1919 ने कैसा परफॉर्म करा, इसका स्टेटस क्या है, ठीक है, क्या इसमें बेटर चेंजेस किए जा सकते हैं. नाउ अब ये कमीशन आया तो सही, बट इट वाज एन ऑल वाइड कमीशन. इट मींस कि इस कमीशन के जो 7 मेंबर्स थे, ठीक है, ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ऑल्सो नोन एज साइमन कमीशन, इसके जो 7 मेंबर्स थे, दे वर ऑल वाइट. इट मींस दे वर ऑल ब्रिटिश. ठीक है, तो अगर आप इंडिया के गवर्नेंस स्कीम के लिए अगर आपको एक कमीशन लेकर आ रहे हो, तो उसमें इंडियंस को लगता था कि दैट इंडियंस शुड बी प्रेजेंट, बिकॉज उसके बाद ही उनका जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है, ठीक है, कि हम अपना फ्यूचर खुद डिटरमाइन करेंगे, खुद करेंगे, तो वो पूरा हो जाता. बट ये कैसा कमीशन आया? इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन, 7 मेंबर्स थे. इट वाज आल्सो नोन एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, आल्सो नोन एज द साइमन कमीशन. साइमन कमीशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इसके चेयरमैन थे, सर जॉन साइमन. ठीक है, नाउ एक्चुअली इसके तो ड्यूल चेयरमैन थे, इसके 2 चेयरमैन थे. द कमीशन वाज एक्चुअली अंडर द जॉइंट चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन एंड क्लीमेंट एटली. बाद में ये जाके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, क्लीमेंट एटली. सो दीज वर द 2 चेयरमैन. ठीक है, मोस्ट एक्टिव ये थे सर जॉन साइमन, दैट्स व्हाई वी नो हिम बाय दिस नेम, इस कमीशन को. नाउ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेटअप करा था साइमन कमीशन, एंड उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे ब्रिटेन के, ही वाज स्टैनले बोल्डविन. ठीक है, एंड दिस कमीशन वाज डिक्लेयर्ड ऑन नवंबर 8 1927. तो एक्चुअली में आना कब था? ये आना था 1929 में. आया कब? 1927 में. बिकॉज उस टाइम पे जैसे स्टैनले बोल्डविन है, उस टाइम पे जो पार्टी जो वहां पर थी, वो कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रही थी. कहां पर? ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रही थी. एंड इंडिया के लिए ज्यादा सिंपैथेटिक पार्टी कौन सी थी जो इंडिया का थोड़ा सा साथ लेती थी? दैट वाज द लेबर पार्टी. तो कंजर्वेटिव पार्टी को ये लगा कि बाद में अगर इलेक्शंस हो गए एंड अगर 1929 में लेकर आएंगे, तो मे भी अगर लेबर पार्टी आ गई तो पता नहीं उसका क्या डिसीजन होगा. तो ये इस वाले काम को खुद ही करना चाहते थे. दैट वाज द कंजर्वेटिव पार्टी वांटेड टू डू इट, इसलिए इसको ये 2 साल पहले ही लेकर आ गए. फाइन, सो दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ इट. ठीक है,
कि वाई दे जो 1929 का था वो उसको पहले ही क्यों लेकर आ गए थे, दैट वाज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट चेंजेस इन ब्रिटेन, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एक ली कमीशन की। नाउ ली कमीशन ना 1923 में आया था, एंड इसको भी अभी हम यहीं पर याद कर लेते हैं। ली कमीशन आया था 1923 में। नाउ दिस कमीशन ये आया था ऑर्गेनाइजेशन एंड द जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस एज वेल एज द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर यूरोपियंस एंड इंडियंस इन द सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए, जनरल कंडीशन देखने के लिए, कौन सी जो सर्विसेज हैं, जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं, रिक्रूटमेंट का मेथड क्या है उसको देखने के लिए, फॉर बोथ यूरोपियंस एंड इंडियंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर बोथ यूरोपियंस एंड इंडियंस, कहां पर, इन द सिविल सर्विस। बट ये जो कमीशन था, जो ली कमीशन था, ये पूरा का पूरा कैडर को, पूरी हायरार्की की ऑर्गेनाइजेशन को देखने नहीं आता। इट वाज ओनली फॉर द सुपीरियर सिविल सर्विस, जो अपर लेवल पोस्ट होती है। दैट्स व्हाई इट वाज आल्सो नोन एज द रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो एक इस चीज को लर्न दिस, मेमोराइज दिस, कि ली कमीशन केम इन 1923 एंड इट वाज रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जनरल कंडीशन एंड मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्विस। और कौन सी सिविल सर्विस, सुपीरियर सिविल सर्विसेज, also known as the Royal Commission on the Superior Civil Service. Now, the commission suggested that the Statutory Public Service Commission, as put forward by the Government of India Act 1919, needed to be established without delay. Now, 1990 Act, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट था, उसमें ये बात बोल रखी थी, एक पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर आना है। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन फिर क्या करेगा, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, बाकी जनरल कंडीशंस के रिगार्डिंग वर्क करेगा, जैसे यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके बारे में, तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर आने। सेकंड चीज, ये तो एक हो गया। सेकंड वन वाज द मुदिमन कमेटी। नाउ इट वाज ऑफिशियली नोन एज द रिपोर्ट ऑफ द रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ द रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी, दिस वाज द मुदिमन कमेटी। इट वाज सेट अप इन 1924। तो इन 1923 में तो कौन सा आया, ली कमीशन, 1924 में कौन सा है, मुदिमन कमेटी। इट वाज मेनली टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as set up in 1921 under the Act of 1919. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो आया था, 1921 तक वो सेटअप हो गया था, उसकी वर्किंग को चेक करने के लिए कौन आया था, मुदिमन कमेटी। नाउ दिस ऑल आर बेसिकली रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम थी 1919 की, इनको चेक करने के लिए आए थे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था साइमन कमीशन। ठीक है, जो मोर इलेबोरेट कमीशन था, बट दीज कमीशंस वर आल्सो लुकिंग इनटू द मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इन 1926, ठीक है, इन 1926 लिनलिथगो कमीशन, ऑफिशियली द रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज सेट अप टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट द कंडीशंस ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। ठीक है, तो एक हम इसको भी याद कर लेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द कमीशंस व्हिच केम ड्यूरिंग द 1920s। नाउ मुदिमन कमेटी की अगर हम बात करें एक बार फिर से, 1924 में जो आई थी, इट्स रिपोर्ट वाज नॉट यूनानिमस। ठीक है, यूनानिमस मतलब कि कंप्लीटली सारे मेंबर एक चीज के फेवर में नहीं थे। while the majority suggested minor changes in the structure of the constitution, the minority consist of non-official Indians strongly criticized the system of diarchy and wanted it to be abolished immediately. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को और भी ज्यादा, तो मेजोरिटी ने तो ये बोल दिया कि कुछ ही चेंजेस की जरूरत है, ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है। बट जो माइनॉरिटी नॉन ऑफिशियल इंडियंस थे, उन्होंने बोला कि नहीं, डायरकी का सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक है, ये डायरकी कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, और हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर चाहिए। ठीक है, तो रिमेंबर द मुदिमन कमेटी रिपोर्ट वाज नॉट यूनानिमस। सेम 1926 की लिनलिथगो रिपोर्ट, इट वाज रिगार्डिंग इंडियाज एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1928 में, एंड इट मेड कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द अग्रेरियन इकोनॉमी एज द फाउंडेशन फॉर वेलफेयर। ठीक है, तो एग्रेरियन इकोनॉमी को कंप्लीटली इंप्रूव करने के लिए, उसको उसमें ड्रास्टिक चेंजेस लाने के लिए दिस कमीशन रिकमेंडेड। ठीक है, among other things the commission recommended that the quality of Indian cattle should be improved, number 1।
ठीक है, एंड दिस should be done by importing foreign bulls for better quality and using them to breed with Indian cows. So Linlithgow Commission 1926 report submitted in 1928. This was regarding Indian agriculture and the rural economy. Now the conservative secretary of state for India, उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एसओएस जो इंडिया में थे वो भी कंजर्वेटिव पार्टी के थे. ही वाज लॉर्ड बर्किनहेड, ठीक है, who had constantly talked with the inability of the Indians to formulate a concrete scheme of constitutional reforms. Now SOS जो थे वो बार बार इंडियंस को ये बात बोलते रहते थे कि भाई आपके अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स या एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह कुछ भी रिपोर्ट आप डेवलप कर पाओ, ठीक है, विच एट द सपोर्ट ऑफ वाइड सेक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ओपिनियन. आप एक ऐसा रिफॉर्म स्ट्रक्चर आप बार बार डायरकी को बोल रहे हो, 1919 को गलत बोल रहे हो, बट इंडियंस के अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो एक ऐसा रिफॉर्म स्ट्रक्चर बना सके जो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस जिसको सपोर्ट कर सके, ठीक है. वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन. नाउ एसओएस थे ये, तो इन्होंने ही साइमन कमीशन को क्या करा था, अपॉइंट करा था. एंड दिस साइमन कमीशन इट केम ऑन November 8, 1927. तो वी नो फर्स्ट ली कमीशन आया यहाँ पर 1923, देन द मुदिमन कमेटी 1924, एंड थर्ड वन लिलिथगो कमेटी, एंड फाइनली केम द साइमन कमीशन ऑफ 1927. नाउ व्हाट वाज द इंडियन रिस्पॉन्स, ठीक है, साइमन कमीशन अपॉइंट हो गया. इट इज अ 7 मेंबर कमीशन, 2 इसके चेयरमैन थे मोस्टली सर साइमन, ठीक है, और उसके अलावा क्लीमेंट एटली. नाउ व्हाट वाज द इंडियन रिस्पांस, इंडियंस क्या सोच रहे थे, तो इंडियंस का जो रिस्पांस था टुवर्ड्स साइमन कमीशन इट वाज वेरी इमीडिएट, ठीक है, एंड नियरली यूनानिमस, ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इसके अगेंस्ट एक ही अप्रोच रखी, और जो साइमन कमीशन के जो अपोज में रिस्पांस था वो इमीडिएट था. लोगों ने जरा सा भी टाइम नहीं लिया इसके अगेंस्ट स्ट्राइक करने का, इसके खिलाफ बोलने का, ठीक है. सो दिस वाज द थिंग. इंडियंस को ये लगा that the principle of self determination, we already discussed this, कि the principle of self determination was violated, कि हमको सेल्फ डिटरमाइन करना है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के लिए है. दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर इंडियंस एंड वी वांट टू सेल्फ डिटरमाइन इट, ठीक है, और ये डेलिब्रेट इंसल्ट है इंडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर. व्हाट वाज इन पर्टिकुलर में कांग्रेस का रिस्पॉन्स कैसा था. कांग्रेस का जो सेशन होना था मद्रास दिसंबर 1927 में, क्योंकि नवंबर में तो कमीशन अपॉइंट हुआ, दिसंबर 1927 द सेशन आईएनसी सेशन वाज इन मद्रास. It met under the presidency of M.A. Ansari. It decided to boycott the commission at every stage and in every form. तो चाहे किसी भी लेवल पे कमीशन हो उसको कंप्लीटली क्या करना है, 100% तरीके से आईएनसी डिसाइडेड टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन, ठीक है. Meanwhile, Nehru succeeded in getting a snap resolution passed at the session declaring complete independence. और धीरे धीरे जो complete independence का था, जो पूर्ण स्वराज का था, ठीक है, तो ये धीरे धीरे अब यहाँ पर ये चीज की मांग होने लग रही है. Now this thing is being demanded. आईएनसी के अलावा अदर देन आईएनसी जो अदर ग्रुप्स थे, व्हाट दे वर डिमांडिंग, तो कांग्रेस ने तो वो क्या बोल दिया कि दैट वी विल बी बायकॉटिंग द साइमन कमीशन. कांग्रेस को सपोर्ट किस किस ने करा, द लिबरल्स ऑफ द हिंदू महासभा, हिंदू महासभा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिबरल्स ने सपोर्ट करा. मुस्लिम लीग के मेजोरिटी सेक्शन ने करा अंडर मोहम्मद अली जिन्ना. नाउ 1927 के अंदर, ठीक है, आईएनसी का तो सेशन हो गया. कहां पर हुआ आईएनसी का सेशन, इट वाज इन मद्रास. 1927 में मुस्लिम लीग के 2 सेशंस हुए, देयर वर 2 सेशंस, वन वाज एट कलकत्ता एंड सेकंड वन वाज एट लाहौर, ठीक है, तो ऐसे याद रखना, लाहौर इधर हो गया, ठीक है, एंड सेकंड वन वाज एट कलकत्ता, ठीक है. कलकत्ता में कौन थे, जिन्ना थे, ठीक है, वेयर इट डिसाइडेड टू अपोज द साइमन कमीशन, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने तो आईएनसी वाला स्टैंड लिया था बॉयकॉट करने का. तो कलकत्ता सेशन मोहम्मद अली जिन्ना दे वांटेड टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन, बट जो सेकंड सेशन था लाहौर के अंदर, इट वाज अंडर मोहम्मद शाफी एंड वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब वो साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं कर रहे थे. इट वाज अंडर मोहम्मद शाफी. और कौन कौन से ग्रुप्स थे, पंजाब के प्रोविंस में यूनियनिस्ट जो थे
वो इस चीज को बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे, नॉट, याद रखना। तो यूनियनिस्ट डिड नॉट बॉयकॉट द साइमन कमीशन। जस्टिस पार्टी इन द साउथ, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने भी इसको बॉयकॉट नहीं करा। तो दीज आर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया जिनके अलग अलग व्यूज हैं रिगार्डिंग द साइमन कमीशन। तो आईएनसी के व्यूज देख लिए, ठीक है, अदर पार्टीज के, अदर ग्रुप्स के व्यूज देख लिए। व्हाट वर द पब्लिक इन जनरल डूइंग, पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा था? तो साइमन कमीशन इट लैंड्स इन बॉम्बे, ठीक है, ऑन 3 फरवरी 1928। तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट होता है बाय एसओएस लॉर्ड बर्किनहेड। वो इंडिया में आता है 3 फरवरी 1928 एंड नाउ दे आर रिसीविंग अ कंट्री वाइड हड़ताल और द स्ट्राइक, ठीक है। तो लोग हड़ताल करने लग रहे हैं, दे ऑर्गेनाइज्ड मास रैलीज एंड इनका ब्लैक फ्लैग से स्वागत किया जाता है, ठीक है। तो ब्लैक फ्लैग्स आर यूज्ड इन द हड़ताल्स। स्लोगन क्या है? साइमन गो बैक। तो एवरीवेयर जहां पर भी ये साइमन कमीशन जा रहा था वहां पर ब्लैक फ्लैग्स के ऊपर साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, ठीक है। उसके अलावा it is widely believed the Indian freedom fighter and the member of Congress Socialist Party and the mayor of Bombay यूसुफ मेहराली did so, ठीक है। तो ये जो कैची सा स्लोगन था, तो ये ऐसा it is believed that he created this. Some also believe that Lala Lajpat Rai came up with it. So people are not sure कि who came up with the Simon Go Back, but you can still remember these two particular names. नाउ ड्यूरिंग द ये जितनी भी डेमोन्स्ट्रेशन चल रही हैं, ठीक है, जितनी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हड़ताल चल रही हैं आफ्टर द कमीशन लैंडेड ऑन 3 फरवरी 1928, ठीक है। तो इनको लीड सबसे अच्छे से किसने करा? नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। दे एमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द न्यू वेव ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स। तो यूथ एंड स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट, ठीक है, इन ग्रेट नंबर्स, ठीक है। और इनको एमर्ज, इनको लीडरशिप किसने प्रोवाइड करी? इट वाज नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। Now this upsurge among the youth also provided a fertile ground for the germination of new radical ideas. Now as we discussed in the previous chapter कि सोशलिस्ट जो थॉट्स थे, यानी कांग्रेस के अंदर जो लेफ्ट विंग डेवलप हुआ था उसमें नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये सब प्रेजेंट थे, ठीक है। दे बिकेम द लीडर ऑफ द यूथ एंड दीज यूथ वर हैविंग न्यू रेडिकल आइडियाज। तो लेफ्ट विंग ऑफ द कांग्रेस वाज हैविंग न्यू रेडिकल आइडियाज रिगार्डिंग इंडिया। इसको भी हम वापस आकर एक बार करेंगे। लेट्स कंप्लीट दिस। न्यू रेडिकल आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, इट रिफ्लेक्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ ग्रुप्स सच एज पंजाब नौजवान भारत सभा, ठीक है, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज एंड हिंदुस्तानी सेवा दल ऑफ कर्नाटका। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशन इन सम अदर चैप्टर, बट अभी के लिए तुम ये याद रखना है कि ड्यूरिंग द 1920s, ठीक है, जब लेफ्ट विंग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, दे एमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द यूथ। न्यू रेडिकल आइडियाज आने लगे कांग्रेस के अंदर, रेडिकल सोच आने लगी एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिज्म एंड डिफरेंट ग्रुप्स एंड पार्टीज केम अप, ठीक है। सो पब्लिक वाज डूइंग व्हाट? डेमोन्स्ट्रेशंस, हड़ताल्स, साइमन गो बैक एंड एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग। पुलिस का इसके अगेंस्ट क्या फिर वो आया? पुलिस का क्या रिएक्शन था? इट वाज ऑलवेज रिप्रेशन, कि भाई इनकी आवाज को तो दबाना है। एंड पुलिस केम डाउन हेविली ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो सबसे ज्यादातर जगहों पर जो है वो लाठीचार्ज हो रहा था, ठीक है, लाठीचार्ज हो रहा था। एंड इवन सीनियर लीडर्स पर, मोस्टली सीनियर लीडर्स पर नहीं होता था, बट लाठीचार्ज वाज ड्यूरिंग द साइमन कमीशन ऑन द सीनियर लीडर्स एज वेल, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, दे वर बीटन अप इन लखनऊ। अच्छा, सबसे जो दुखी करने वाली जो चीज थी, द सैडेस्ट पार्ट वाज दैट लाला लाजपत राय, ठीक है, उनको इतनी सीवियर ब्लो लगे लाठीचार्ज में, ठीक है, ऑन हिज चेस्ट इन अक्टूबर 1928। तो फेब से लेके कंप्लीट अक्टूबर तक देख लो, ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये हड़ताल वगैरह सब चल रही। एंड ही गॉट दिस ब्लो ऑन 1928 and this proved fatal. It means he died because of these severe lathi charges on 17th November 1928, ठीक है। What he said? He said the blows which fell on me today are the last nails driven into the coffin of British imperialism.
ठीक है, कि अपने आपने जो मुझे जो लाठी से मारा है वो अब तुम्हारे जो कॉफिन है, जो कब्र है, अब उसमें तुमने लास्ट जो नेल है वो लगा दिया है। अब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की डेथ फॉर श्योर शॉर्ट है मुझे मारने के बाद, ठीक है। सो दिस वाज लाला लाजपत राय, द ग्रेट एक्सट्रीमिस्ट लीडर, एंड ही डाइड ऑन 17 नवंबर 1928। सो ये पुलिस का रेस्पॉन्स था टुवर्ड्स द डेमोन्स्ट्रेशन एंड दे केम हेवीली ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन ऑन द नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट था इस साइमन कमीशन का? इट वाज टू फोल्ड। नंबर वन, इट गेव अ स्टिमुलस टू द रेडिकल फोर्सेस, तो जो सोशलिस्ट यूथ वाली रेडिकल फोर्सेस था उनको स्टिमुलस मिल गया, इट मींस इट गोट अ पुश, ठीक है, नॉट जस्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज के, बट टुवर्ड्स मेजर सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द सोशलिस्ट लाइंस। तो पहली तो चीज होगी, उनको पूर्ण स्वराज जो उनकी डिमांड थी वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, नंबर वन थिंग। नाउ वो सिर्फ पूर्ण स्वराज नहीं मांग रहे थे, नाउ दे आल्सो वांटेड सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द सोशलिस्ट लाइन, कि सोशलिज्म के से इन्फ्लुएंस होकर नाउ दे वांटेड सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। सेकंड, द चैलेंज ऑफ लॉर्ड बर्किनहेड, ठीक है, तो लॉर्ड बर्किनहेड का जो चैलेंज था टू द इंडियन पॉलिटिशियंस, ही वाज द एसओएस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, तो इनका जो चैलेंज था टू प्रोड्यूस एन एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय वेरियस पॉलिटिकल सेक्शंस, कि ये बार बार बोल रहे हैं कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते जो ज्यादातर इंडियंस एक्सेप्ट कर ले, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट हो गया। दूसरा, पूर्ण स्वराज की तरफ, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ ये जो रेडिकल फोर्सेस थे, जो यूथ था, ठीक है, अंडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, तो इनको स्टिमुलस मिल गया, इनको पुश मिल गया। नाउ साइमन कमीशन ने तो बेसिकली अपना काम तो पूरा करा, इट सर्वेड एंड इट जनरेटेड अ 2 वॉल्यूम रिपोर्ट, ठीक है। तो व्हाट वर द साइमन कमीशन रिकमेंडेशन, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी मई 1930, तो 1927 में नवंबर में आते हैं, 28 में इंडिया में लैंड करते हैं, अक्टूबर में, अक्टूबर एंड नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय, एंड देन मई 1930 में ये अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। इट प्रपोज द एबोलिशन ऑफ डायरकी, तो डायरकी जो प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश करी थी, द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है, उसको पहले इन्होंने बोला कि इसको अबोलिश करेंगे, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस विच शुड बी गिवन ऑटोनॉमी, ठीक है, कि उनको कंप्लीट फ्रीडम दी जाएगी, ठीक है, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाएगी, तो डायरकी को अबोलिश किया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाएगी इन द प्रोविंसेस। इट सेड दैट द गवर्नर should have discretionary power in relation to the internal security and administrative powers to protect the different communities, ठीक है, कि गवर्नर को स्पेशल पावर दी जाए, ठीक है, ताकि वो किसी भी प्रोविंस की इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज कर सके, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी जाए, डिस्क्रिशनरी पावर्स होनी चाहिए सारी की सारी जो वो अपने से यूज कर सकता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्यों दी जाए, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज है किसी भी प्रोविंस में उन सभी को प्रोटेक्ट कर सके। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज, तो मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना। द रिपोर्ट रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द सेंटर, ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो सिस्टम होता है एट द सेंटर, उसको इन्होंने क्या करा, इट रिजेक्टेड दैट पर्टिकुलर थिंग। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहां पर लेकर आनी है, वो लानी है प्रोविंसेस में। द गवर्नर जनरल वाज टू हैव कंप्लीट पावर टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे वो अपने पूरे कैबिनेट को अपॉइंट करेंगे, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट। सो दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस, इनको पॉइंट वाइज सबको याद कर लो कि जो 1930 में, मई 1930 में जो रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन की, उसमें क्या क्या बातें वो थी अप्रूव की गई थी, एंड व्हाट वर द थिंग्स जो अबोलिश करने को बोला था। इट ऑल्सो रिकमेंडेड सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स बी रिटेन्ड, तो कम्युनल इलेक्टोरेट्स को इन्होंने बोला, जो रिलीजियस इलेक्टोरेट्स होते हैं उनको बोला ये रिटेन कर दिए जाए, कि भाई ये जैसा चल रहा है चलने दे।
और बल्कि इनको एक्सटेंड कर दो सच इलेक्टोरेट्स टू अदर कम्युनिटीज, ठीक है, बट ओनली अंटिल टेंशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव डाइड डाउन। देयर वाज टू बी नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, मींस यूनिवर्सल मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद एवरीवन, मेन वीमेन उन सबको, और फ्रेंचाइज मतलब द राइट टू वोट, ठीक है। तो इसको तो कंप्लीटली मना कर दिया, बिकॉज एट दैट टाइम अगर हम बात करें 1930s में, तो कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्रीज भी थी जहां पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था भी नहीं। तो इंडिया में लोग कैसे दे देते इस चीज को? तो जो फ्रेंचाइज था वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था अभी तक। only few percentage of Indians were having the right to vote. It accepted the idea of federalism, but not in the near future कि एक फेडरल स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है, प्रोविंशियल स्ट्रक्चर है, एक फेडरल सिस्टम बन जाए, ठीक है, बट वो अभी उसको अप्लाई नहीं कर सकते। It suggested that a consultative council of Greater India should be established, which would include representative of both British province as well as the princely states. कि एक कंसल्टेटिव काउंसिल बनाया जाए पूरे इंडिया का, ठीक है, जिसे कंसल्ट किया जा सके, ठीक है, और उसके अंदर जो लोग होंगे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से भी होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और प्रिंसली स्टेट से भी होंगे। तो अगर ग्रेटर इंडिया के रिगार्डिंग कुछ भी कंसल्ट करना हुआ तो इस कंसल्टेटिव काउंसिल से वो बात पूछ ली जाएगी। इट सजेस्टेड दैट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान शुड गेट लोकल लेजिस्लेचर्स, ठीक है, उनके पास अपनी खुद की लोकल लेजिस्लेचर्स होनी चाहिए, एंड बोथ एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान शुड हैव द राइट टू बी रिप्रेजेंटेटिव एट द सेंटर। तो ये एक पर्टिकुलर जो केस है, ठीक है, स्पेसिफिक केस है जो इसने डील करा साइमन कमीशन ने। इट रिकमेंडेड दैट सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, ठीक है, जो सिंध वाला एरिया है, ठीक है, दिस इज द गुजरात एरिया, ठीक है, तो ये बॉम्बे वगैरह के एरिया में सारा का सारा आता था, एंड यहाँ पर था सिंध वाला एरिया, ठीक है, तो अभी तो पाकिस्तान वाले एरिया में हो गया। तो सिंध को किससे सेपरेट कर दिया जाए? बॉम्बे से सेपरेट कर दिया जाए, वन थिंग। बर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, बर्मा यानी जो म्यांमार वाला जो एरिया है, ठीक है, म्यांमार वाला जो एरिया है, बर्मा वाला जो एरिया, उसको इंडिया से सेपरेट करें, बिकॉज इट वाज नॉट ए नेचुरल पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो ज्योग्राफिकली अगर देखें तो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड दे सेड दैट इट शुड बी सेपरेटेड, ठीक है। सो गेटिंग माय पॉइंट कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनके बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे बुलेट पॉइंट बना के पहले इनको लिख लो, ठीक है, नहीं तो ये मिस आउट हो जाते हैं अगर इनको ऐसे पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे तो। इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट द इंडियन आर्मी शुड बी इंडियनाइज्ड, तो ज्यादा से ज्यादा इंडियन आर्मी के अंदर इंडियंस लोग रिक्रूटेड होने चाहिए। दो ब्रिटिश फोर्सेस मस्ट बी रिटेन, ब्रिटिश फोर्सेस भी रहेंगे पर ज्यादा से ज्यादा इंडियनाइज्ड इसको करना है। इंडिया गॉट फुली equipped, but by the time the report came out it was no longer relevant because several events overtook the importance of its recommendations, ठीक है। अब यहां तक जो भी साइमन कमीशन की मई 1930 की रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस थे, राइट देम इन द बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, मेमोराइज देम, लर्न देम कि दीज वर द पॉइंट्स गिवन बाय साइमन कमीशन, ठीक है। पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सारे के सारे क्लियर है, देयर इज नथिंग मच टू बी डिस्कस्ड ओवर है, ठीक है। बट ये जब रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस आते हैं ना मई 1930 तक, तब तक इतने ज्यादा इवेंट्स हो जाते हैं इंडिया के अंदर कि इस रिपोर्ट की जो सिग्निफिकेंस है ना, इस रिपोर्ट के पब्लिश होने की जो सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, क्लियर। यहां तक एक बार पॉज कर लो, इसको वापस एक बार दोबारा रीड कर लो अपनी टेक्स्ट बुक से, सो दैट यू कैन गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट था चैलेंज। चैलेंज क्या दिया था कि भाई लॉर्ड बर्किनहेड ने चैलेंज दिया था कि इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बना नहीं सकते, दे आर नॉट हैविंग बेसिकली द एबिलिटी टू मेक अप द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके एज अ सॉल्यूशन इज एन आंसर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मेट इन February 1928, द सेम month and year in which the Simon Commission landed in बॉम्बे, ठीक है। उसी में इन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखी, ठीक है, एंड अपॉइंटेड अ सब कमेटी,
और इस जो कॉन्फ्रेंस थी इसने एक सब कमेटी को एस्टेब्लिश करा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको ये बेसिकली काम मिल गया कि आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉर्ड बर्किनहेड कह रहे हैं कि भाई हम बना नहीं सकते, तो हमको इसको फॉर्म करना पड़ेगा। दिस वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट, रिमेंबर दिस वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय द इंडियंस टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री। The committee included, now what you'll have to do is you'll have to remember and you'll have to memorize these names because these are the members. मोतीलाल नेहरू तो इसके कौन हो गए, he was the chairman. Other than him, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS एनी, ठीक है, मंगल सिंह, अली इमाम, ठीक है, शोएब कुरैशी एंड GR प्रधान एज इट्स मेंबर। तो इसके जो मेंबर्स थे वो काफी डाइवर्स थे बिकॉज दे केम फ्रॉम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। द रिपोर्ट वाज फाइनलाइज्ड बाय अगस्त 1928, ठीक है। तो मई 1930 में तो क्या साइमन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, इन्होंने फेब में ये काम उठाया एंड अगस्त में इस काम को खत्म कर दिया। तो इतनी जल्दी इन्होंने, बाद में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते मोर देन 2 इयर्स हो गए थे, ठीक है, इन्होंने इस काम को इतनी जल्दी खत्म कर दिया। तो ऑफ कोर्स द रिपोर्ट वाज नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट नहीं थी, ठीक है। What were the recommendations of the Nehru committee? So remember this Nehru committee, it basically means Motilal Nehru, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वाला नहीं है इसमें। were unanimous except in one respect, पूरी की पूरी रिपोर्ट क्या थी, यूनानिमस थी। इट मींस ऑल द मेंबर्स, ठीक है, ऑल द मेंबर्स एक्सेप्टेड इट, ठीक है, एक्सेप्ट इन वन रिस्पेक्ट, while the majority favored the dominion status as the basis of the constitution, a section of it wanted complete independence। जो रेडिकल वाला जो ग्रुप था वो क्या चाहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। बाकियों ने क्या डिसाइड कर लिया था कि हम ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ के अंडर रहकर उनका एक डोमिनियन बन जाते हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वो डोमिनियन रहे थे, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस किसने बोला, नेहरू रिपोर्ट ने क्या बोला कि डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। और कुछ जो एक सेक्शन थे वो क्या चाहते थे, नहीं, नेहरू रिपोर्ट को कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द बेसिस बोलना चाहिए, बिकॉज अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था आईएनसी के थ्रू कि दैट वी कंप्लीटली वांट दिस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, विद द मेजॉरिटी सेक्शन गिविंग द लेटर सेक्शन लिबर्टी ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये इनके दो ओपिनियंस थे, बाकी हर चीज में ये एग्रीड हो गए थे, ठीक है। बट सम पीपल वांटेड डोमिनियन स्टेटस एंड सम वांटेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। व्हाट वर द मेजर रिकमेंडेशन, जैसे साइमन कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी वैसे बुलेट पॉइंट्स में हमको इनके करने। The Nehru report confined itself to British India, number one thing. So basically they did not talk about the princely states, उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात नहीं करी, सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात करी। एज इट एनविसेज्ड द फ्यूचर लिंकअप ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद द प्रिंसली स्टेट्स ऑन फेडरल बेसिस। फॉर द डोमिनियन इट रिकमेंडेड, नंबर 1, डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस, ठीक है, कि दैट वी विल हैव अ डोमिनियन स्टेटस, सेल्फ गवर्निंग हमारे यहाँ पर सिस्टम होगा। डोमिनियन स्टेटस इट मींस वी विल बी अंडर द कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड बाय द इंडियंस, मच टू द chagrin of younger militant section। chagrin means जो irritated younger militant section थे, ठीक है, Nehru being prominent among them, they did not want the dominion status। what they wanted, these younger militant section, as you know, they wanted what, they wanted complete independence, right। तो यही वो पहला पॉइंट था जिससे कुछ लोग क्या जो थे उनमें स्प्लिट आ रहा था, डिफरेंसेस आ रहे थे। सेकंड, रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स व्हिच हैड बीन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सो फार, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट किया किसने, नेहरू रिपोर्ट ने। इंस्टेड अ डिमांड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंस वेयर दे वर इन माइनॉरिटी। तो मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्वेशन होगी, अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे। इलेक्टोरेट्स कैसे रहेंगे, जॉइंट इलेक्टोरेट्स रहेंगे, बट सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी, दैट दीज आर ओनली फॉर द मुस्लिम पीपल, ठीक है। और कहां पर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में।
एंड प्रोविंसेस की अगर बात करें जहां पर वो माइनॉरिटी में है, सिर्फ वहां पर, एंड नॉट इन दोज वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी, सच एज पंजाब में वो मेजोरिटी में थे, बंगाल में मेजोरिटी में थे, ठीक है। in proportion to the Muslim population there with right to contest additional seats, और तो सीट्स पे वो अपने जो मेंबर्स हैं उनको लेकर आ सकते हैं, अगर वो इलेक्शन जीत जाते तो इट्स ओके, बट देयर विल बी सर्टेन सीट्स which will be only reserved for the Muslim section. थर्ड वन, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस बनेंगे, जो उनकी बाउंड्रीज बनेगी, वो लैंग्वेज के बेसिस पर बनेगी, ठीक है। फोर्थ, 19 fundamental rights were given in the Nehru report, including equal rights for women, right to form unions and universal adult suffrage, ठीक है। तो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब यूनिवर्सल राइट टू वोट, फाइन। तो ये सारी चीजें याद रखनी है कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें क्या क्या पॉइंट्स है। नंबर वन, इट गेव डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। सेकंड, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट करा था, जॉइंट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट किया था, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एक्सेप्ट करी थी फॉर द मुस्लिम्स एट द सेंटर, और प्रोविंस में वहां पर जहां पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, ठीक है। क्या वो एडिशनल सीट्स के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं? यस, दे कैन कंटेस्ट ऑन एडिशनल सीट्स एज वेल। थर्ड वन, लिंग्विस्टिक प्रोविंस होंगे। फोर्थ, 19 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से? क्या यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज था? यस, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज था। फिफ्थ, responsible government at the center and in the provinces. Now what they demanded? They demanded responsible government. तो ये डायरकी का सिस्टम नहीं चाहते थे, what they wanted उसकी जगह क्या है? responsible government, a government which is responsible to the house, to the people. क्या क्या है इसके अंदर पॉइंट्स देख पहले इसको कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ में दे वांटेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। सिक्स्थ वन, फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, ताकि बिकॉज दिस वाज क्रिएटेड बाय ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एंड एवरीवन वाज टू बी लुक्ड आफ्टर। तो जो मुस्लिम्स हैं उनके जो कल्चरल इंटरेस्ट है, उनके जो रिलीजियस इंटरेस्ट है, उन सबको फुल प्रोटेक्शन मिले। एंड सेवंथ, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, that they wanted India to be a secular state, एक ऐसा स्टेट जिसमें रिलीजन और स्टेट का कोई भी इंटरमिक्स ना हो। Now what was this responsible government that Nehru report wanted? ठीक है, कि तो इंडियन पार्लियामेंट एट द सेंटर होगी टू कंसिस्ट ऑफ अ 500 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। एक चीज होगी कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसका एक हाउस होगा जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलेंगे, उसमें 500 मेंबर्स होंगे। 200 मेंबर का सेनेट होगी यानी अपर हाउस होगा टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल काउंसिल, जो प्रोविंशियल्स में काउंसिल्स हैं वो इलेक्ट करेंगे इस 200 मेंबर हाउस। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू हैव अ टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, ये पहले से इनकी डिमांड है, और सेनेट का जो है 1 ऑफ 7 इयर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी हेडेड बाय गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, बट पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज, who would act on the advice of the central executive council responsible to the parliament, कि एक गवर्नर जनरल होगा जिसको ब्रिटिश अपॉइंट करेगा। इस गवर्नर जनरल को काम करने के लिए एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलेगा जिसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे। नाउ ये मेंबर्स दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जो अभी हमने ऊपर पार्लियामेंट फॉर्म करी दो हाउसेस की, एक सेनेट करा, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स करा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 500 मेंबर होंगे, सेनेट के 200 मेंबर्स होंगे। इसके 7 इयर्स रहेंगे, इसका 5 इयर्स रहेगा, ठीक है। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल दैट जो एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव ब्रांच विच इज द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। सेकंड, प्रोविंशियल काउंसिल्स टू हैव अ 5 ईयर टेन्योर, जो प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस में जो काउंसिल होगी उसका भी 5 ईयर होगा, जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का 5 इयर्स था, ठीक है। हेडेड बाय अ गवर्नर एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो सेम कॉन्सेप्ट है, गवर्नर जनरल, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उसमें काम करेगा, एंड जो गवर्नर है प्रोविंसेस के अंदर
वो भी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंडर में काम करेगा। सो दिस वाज द स्कीम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंस एज डिवाइज्ड बाय द नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट ने करा। तो 7 पॉइंट्स इनको बिल्कुल ऐसे माइंड में अच्छे से फिट करके रख लो कि व्हाट आर दी 7 पॉइंट्स। नाउ द मुस्लिम एंड द हिंदू कम्युनल रिस्पॉन्सेज, तो रिलीजियस व्यू पॉइंट से देखे तो मुस्लिम्स का और हिंदू का क्या रिस्पॉन्स था। दो द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाज बिगन एंथुसियास्टिकली एंड यूनाइटेडली, तो वैसे तो स्टार्टिंग में तो जब इन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखी फेब 1928 में, एक अब सब कमेटी बनाई अंडर मोतीलाल नेहरू, तो तब तक तो सब कुछ यूनाइटेड और सिस्टमेटिकली चल रहा था, ठीक है। बट धीरे धीरे कम्युनल डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस crept in and the Nehru report got involved in controversies over the issue of communal representation। धीरे धीरे जो कम्युनल एलिमेंट्स से जो कम्युनल डिस्कशंस थी वो एंट्री लेने लगी, ठीक है, और जो मेन जो फोकस था सारा का सारा वो इस रिपोर्ट का हट गया। नाउ व्हाट आर दीज दिल्ली प्रपोजल्स ऑफ मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग क्या कह रहे हैं, ठीक है, यहां तक तो कम्युनल तो एंट्री हो चुकी है, अब उसमें मुस्लिम लीग का दिल्ली प्रपोजल क्या है। दिसंबर 1927 में, तो ये काफी अर्ली ही डिसाइड हो गया था, अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम लीडर्स हैड मेट एट दिल्ली, ठीक है, एंड एट द मुस्लिम लीग सेशन, तो 1927 दिसंबर दिल्ली में ये मिले and evolved 4 proposals for the demands to be incorporated in the draft constitution। Now what they wanted कि इसकी शुरुआत तो हो ही गई थी, हर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आईएनसी भी है, मुस्लिम लीग भी, सब अपने खुद के ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, तब जाके ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इन्होंने अपने 4 प्रपोजल्स रेडी करे थे इस चीज के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम लीग की तरफ से क्या क्या पॉइंट्स जाएंगे। These proposals, which are accepted by the Madras session of the Congress December 1927, came to be known as the Delhi proposals। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने कुछ प्रपोजल रखे कि भाई हमारे ये 4 पॉइंट आप ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर ऐड करना। इन प्रपोजल्स को मद्रास सेशन ऑफ आईएनसी दिसंबर 1927 ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। इन प्रपोजल्स को बोलते हैं दिल्ली प्रपोजल्स, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो मीटिंग हुई थी वो कहां पर हुई थी, दिल्ली में, दिसंबर 1927। नंबर 1, जॉइंट इलेक्टोरेट्स इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये हमने देख लिया, ये किसके अंदर आ गया था, नेहरू रिपोर्ट के अंदर ये चीज भी आ गई थी। सेकंड, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा यानी रिजर्व्ड सीट्स मिलेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो मेजोरिटी में थी, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन होगा। फोर्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, सिंध इसको अलग करना है, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, तो 3 नए प्रोविंसेस बनाए जाएं, ठीक है, और वो तीनों की, क्योंकि सिंध वाज पार्ट ऑफ व्हाट, सिंध वाज पार्ट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, ये भी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट था उस टाइम पे, तो 3 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बनाए जाए। तो दीज 4 डिमांड्स वर दी दिल्ली प्रपोजल्स। क्लियर, चलो स्माइल करो और आगे बढ़ो। ये तो था मुस्लिम लीग का, ठीक है। व्हाट अबाउट द हिंदू महासभा डिमांड्स, ठीक है, बिकॉज सम लिबरल्स दे वर विद द कांग्रेस, उन्होंने साइमन कमीशन को बॉयकॉट भी करा, सारी चीजें होगी। मुस्लिम जो हिंदू महासभा है वो क्या कह रही है, द हिंदू महासभा वाज वेलमेंटली अपोज्ड टू द प्रपोजल्स फॉर क्रिएटिंग न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। सबसे पहले तो इन्होंने जो 4th पॉइंट दिया था मुस्लिम लीग ने, ये हिंदू महासभा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, भाई क्या जरूरत है, आप नए मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस क्यों बना रहे हो। सेकंड, इन्होंने किस चीज को वो करा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स मेजोरिटीज इन पंजाब एंड बंगाल, ठीक है, नहीं तो इनका कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इट आल्सो डिमांडेड अ स्ट्रिक्टली यूनिटरी स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस एटीट्यूड ऑफ हिंदू महासभा कॉम्प्लिकेटेड द मैटर्स। इन्होंने एक यूनिटरी स्ट्रक्चर बनाया कि कैसे ये सारा का सारा एक ऐसे हायरार्किकल सिस्टम में पूरा का पूरा बन जाए, सिंगल स्ट्रक्चर में बन जाए, यूनिटरी स्ट्रक्चर में बन जाए। लेकिन हिंदू महासभा की इतनी जो उन्होंने जो डिमांड्स रखी,
इससे सारे के सारे जो मैटर्स है वो कॉम्प्लिकेट हो गए, बिकॉज नाउ ऑन वन साइड मुस्लिम लीग वाज डिमांडेड एंड ऑन द अदर साइड हिंदू महासभा इज रिजेक्टिंग सम ऑफ द डिमांड्स एंड डिमांडिंग अदर फीचर्स एज वेल। कॉम्प्रोमाइज क्या करना अब, बिल्कुल, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगी, ये डेडलॉक वाली सिचुएशन हो जाएगी। डेडलॉक से निकलने के लिए वी हैव टू व्हाट, कॉम्प्रोमाइज। In the course of deliberations of the All Parties Conference, the Muslim League dissociated itself and stuck to its demand for reservation of seats for Muslims, especially in the central legislature, जो 1/3 की सीट्स उन्होंने डिमांड करी थी, and in the majority Muslim provinces। ठीक है, तो वो अपने आप से वो अलग हो गए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से, और उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमारी जो डिमांड्स है वो तो रहेंगी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू एंड अदर लीडर्स ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट फाउंड देमसेल्व्स इन अ डिलेमा। अब उनके सामने क्या था कि वेदर टू गो टुवर्ड्स द मुस्लिम लीग या फिर गो टुवर्ड्स द हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की तरफ आते हैं तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का टैग मिल जाएगा, एंटी मुस्लिम हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की तरफ जाते हैं, एंटी हिंदू का टैग मिल जाएगा। सो दे वर इन दिस फिक्स्ड डिलेमा, डेडलॉक सिचुएशन में आ गए थे। इफ द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम कम्युनल ओपिनियन वर एक्सेप्टेड, द हिंदू कम्युनलिस्ट वुड विड्रॉ देयर सपोर्ट, एंड दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे तो वो पहले वाला अलग हो जाएगा। द कंसेशंस मेड इन द नेहरू रिपोर्ट टू हिंदू कम्युनलिस्ट इंक्लूडेड द फॉलोइंग। सो कहीं ना कहीं लॉर्ड बर्किनहेड इस चीज में सही बोल रहे थे कि आप एक ऐसा बना ही नहीं सकते विच इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। क्लियर? The concessions made in the Nehru report included the following: joint electorates proposed everywhere, but reservation for Muslims only were in minority। ठीक है, हर जगह जॉइंट इलेक्टोरेट्स होंगे। ये अब क्या चल रहे हैं, ये कंसेशंस चल रहे हैं कि दोनों का क्या किया जा सकता है। तो जॉइंट इलेक्टोरेट्स लेकर आएंगे हर जगह, जहां पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है वहां पर रिजर्वेशन देंगे। सिंध को डिटैच कर देंगे कहां से, फ्रॉम बॉम्बे, ओनली आफ्टर डोमिनियन स्टेटस वाज ग्रांटेड, सब्जेक्ट टू द वेटेज गिवन टू द हिंदू माइनॉरिटी इन सिंध। तो उसकी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट डोमिनियन स्टेटस मिलने के बाद सिंध को बॉम्बे से अलग कर देंगे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड ब्रॉडली यूनिटरी एज रेजिडुअल पावर रेस्टेड विद द सेंटर्स। एक यूनिटरी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जहां पर पावर विल फ्लो फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और रेसिडियल पावर्स किसके पास रहेंगी, सेंटर के पास रहेंगी। सो दीज वर द, तो सबसे पहले दिल्ली प्रपोजल्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग की जो डिमांड्स हैं और हिंदू महासभा की जो डिमांड्स हैं। डेडलॉक के बाद जो कॉम्प्रोमाइज निकल कर आता है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के अंदर। फाइन, तो यहाँ तक काफी पॉइंट्स हो चुके हैं। आई सजेस्ट यू pause it over here and go through it again and then start with this. Now, amendments proposed by Jinnah. Now, what is Jinnah proposing? The All Parties Conference held at Calcutta in December 1928 to consider the Nehru report. ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट को कंसीडर करा है क्योंकि वो बन के अब वो तैयार हो चुकी है। क्या कह रहे हैं वो, अगस्त में तैयार हो चुकी है। जिन्ना ऑन बिहाफ ऑफ द मुस्लिम लीग प्रपोज 3 अमेंडमेंट्स। रिपोर्ट्स के अंदर 3 अमेंडमेंट पेश करे गए। वो क्या कहते हैं, वन वाज 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ऑलरेडी प्रोवाइडेड व्हाट, द रिजर्व्ड सीट्स। ठीक है, बट उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हुई थी। बट जिन्ना इज सेइंग अपने जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट से, एंड ये चीज 1/3 वाली बात ये दिल्ली प्रपोजल्स में भी आई थी कि 1/3 मिलनी चाहिए। सेकंड, रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स इन बंगाल एंड पंजाब लेजिस्लेचर प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन, कि बंगाल और पंजाब में जो भी उनकी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको सीट्स मिले, और क्योंकि वो इसमें मेजोरिटी में थे तो उनको क्या मिल जाएगा, कंप्लीटली पूरे उस पे कैप्चर हो जाएगा वो तो। एंड थर्ड, रेसिडियल पावर्स किसको मिले, प्रोविंसेस को मिले, ना कि सेंटर को मिले। ठीक है, बट ये डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी, ये 1/3 वाली प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन एंड रेसिडियल पावर्स टू द प्रोविंसेस। सो दीज डिमांड्स वर नॉट अकोमोडेटेड। ठीक है, व्हाट केम नेक्स्ट इज जिन्नास 14 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान से करना है बिकॉज दीज आर 3 डिफरेंट डिमांड्स कमिंग। एक जो आया था दिल्ली प्रपोजल्स फ्रॉम द मुस्लिम लीग, इसके 4 पॉइंट्स। ठीक है, सेकंड उसके बाद आया
जो अमेंडमेंट्स प्रपोज करे बाय जिन्ना इन द नेहरू रिपोर्ट कि भाई आप ये चेंजेस कर लीजिए, 3 चेंजेस कर लीजिए, इनको लिया नहीं गया। फिर उसके बाद आता है जिन्नास 14 पॉइंट्स। नाउ जिन्ना वेंट बैक टू द शाफी फैक्शन, जो मोहम्मद शाफी वाला जो फैक्शन था, जो गवर्नमेंट की तरफ था, क्योंकि जिन्ना ने अपना अलग से सेशन करा था, तो वो वापस उस फैक्शन में चले जाते ऑफ द मुस्लिम लीग। एंड इन मार्च 1929 it gave 14 points which were to become the basis of all future propaganda of the Muslim League। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के अंदर दो ग्रुप्स बन गए थे, एक शाफी फैक्शन बन गया था, एक जिन्ना फैक्शन बन गया था। तो जिन्ना तो कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड हो गए थे, बट बाद में जब उनको नेहरू रिपोर्ट के अंदर अपनी जो डिमांड्स हैं वो पूरी अकोमोडेट नहीं हुई, ही वेंट बैक टू द शाफी फैक्शन, और इन सब ने मिलके 14 पॉइंट्स डेवलप करे। अब मुस्लिम लीग 1929 के बाद जितने भी वो करेंगी, जितनी भी डिमांड्स रखेगी, उसमें ये 14 पॉइंट्स हमेशा रिफ्लेक्ट होंगे इन ऑल द फ्यूचर प्रोपोगेंडा। व्हाट वर दीज 14 पॉइंट्स, एक बार क्विकली इनके गो थ्रू हो जाते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, रेसिडरी पार्ट्स किसको मिले, प्रोविंसेस को मिले। सेकंड, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, जो प्रोविंसेस लेवल पे है वहां पर फ्रीडम मिले उनको कंप्लीटली अपना काम करने की। थर्ड, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द सेंटर विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन फेडरेशन, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ही ना पाए जब तक स्टेट्स की परमिशन यानी प्रोविंसेस की परमिशन ना मिले। फोर्थ, all legislatures and elected bodies to have adequate representation of Muslims। तो बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। फिफ्थ, adequate representation of Muslims in the service and in self governing bodies। सिक्स्थ, 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो इसमें 3 पॉइंट्स तो यही हो गए जो ऊपर दे रखे हैं, ठीक है, जो उन्होंने अमेंडमेंट दी थी। सेवंथ, इन एनी कैबिनेट एट द सेंटर और इन द प्रोविंस 1/3 टू बी मुस्लिम। तो जो भी कैबिनेट कमेटीज बनेंगी, जो भी कैबिनेट काउंसिल्स बनेंगी, उसमें 1/3 मुस्लिम्स होंगे। अच्छा, जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बात आ गई थी, बट नाउ दे वांट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। नाइन्थ, नो बिल और रेजोल्यूशन इन एनी लेजिस्लेचर टू बी पास्ड इफ 3/4 ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसीडर सच अ बिल और रेजोल्यूशन टू बी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। ठीक है, अगर किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का, ठीक है, मेजरली मुस्लिम्स का, अगर उसकी 3/4 अगर उसको हाँ नहीं बोल रही है तो वो पास नहीं होगा। 10th, any territorial redistribution not to affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and NWFP, कि आप जब टेरिटरी को रीडिस्ट्रीब्यूट करो, रीऑर्गेनाइज करो, तो वो मुस्लिम मेजोरिटी को चेंज ना होने दे, कि कभी चेंज हो जाए और वहां से मुस्लिम मेजोरिटी खत्म हो जाए। तो पंजाब, बंगाल, एनडब्ल्यूएफपी में मुस्लिम मेजोरिटी रहनी चाहिए, चाहे टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन कर ले। 11th, separation of Sindh from Bombay, this was also accepted। 12th, constitutional reforms in NWFP and Balochistan, correct। 13th, full religious freedom to all the communities, and 14th, protection of Muslim rights in religion, culture, education and language। So these are the 14 points, ठीक है। And the bad news is that you have to remember, you have to memorize these 14 points which are also known as the Jinnah's 14 points। तो पॉइंट समझ गए कि सबसे पहले बर्किन-हेड की वजह से नेहरू रिपोर्ट आती है, सारी पार्टीज आपस में मिलकर डिस्कस करती है नेहरू रिपोर्ट के। फिर हमने कुछ, ये देखो, फिर हमने कुछ नेहरू रिपोर्ट के कुछ रिकमेंडेशंस देखे, ये 7 रिकमेंडेशंस देखे हमने नेहरू रिपोर्ट के, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस 7, उसके बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का अपना अलग जो डेडलॉक है वो चल रहा है। मुस्लिम लीग के दिल्ली प्रपोजल्स आते हैं कि भाई ये डिमांड्स इंक्लूड कर लेना, उसमें से कुछ सुनी जाती है डिमांड्स, फाइन। एंड देन जब वो रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है तो जिन्ना कुछ अमेंडमेंट्स देते हैं, बट वो अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होती है। एंड फाइनली द फाइनल जिन्नास 14 पॉइंट्स कम इन पिक्चर इन मार्च 1929। तो ये पर्टिकुलर डेट याद रखना, मार्च 1929, जिन्नास 14 पॉइंट्स, और फिर रिमेंबर दीज 14 पॉइंट्स, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट फाउंड अनसेटिस्फैक्टरी, ऑफ कोर्स होना ही था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख कम्युनिटी, ये सब अनहैप्पी थे अबाउट द नेहरू रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि एक को अगर खुश करने जाते तो दूसरे गुस्से में आ जाते हैं, दूसरे को करे तो बाकी सब हो जाते थे। बट द यंगर सेक्शन ऑफ द कांग्रेस
led by Jawaharlal Nehru and S.C. Bose were also angered. अब ये भी गुस्सा थे इस पर्टिकुलर चीज से, बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं जो डोमिनियन स्टेटस का आइडिया था, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का जो आइडिया था वो इनको एक्सेप्टेड नहीं था, उसकी जगह ये चाहते थे दैट देयर शुड बी पूर्ण स्वराज इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, ठीक है। तो नेहरू एंड सुभाष रिजेक्टेड द कांग्रेस मॉडिफाइड गोल्ड एंड जॉइंटली सेट अप द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है। तो इनके ये डोमिनियन स्टेटस वाली जो रिपोर्ट है, ठीक है, इसको एज अ स्टेप बैकवर्ड माना गया कि भाई तुम आगे तो बढ़ ही नहीं रहे हो अपनी अप्रोच में, एंड इन्होंने अपनी खुद की एक लीग एस्टेब्लिश करी विच वाज नोन एज द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है। अपनी डिमांड्स को, पूर्ण स्वराज की डिमांड्स को बेटर फॉरवर्ड करने के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। सो दिस वाज द साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नेहरू रिपोर्ट के अलावा भी उसमें मल्टीपल चीजें हैं जो हमें याद करनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द दिल्ली प्रपोजल्स एंड द जिन्नास 14 पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले नेहरू रिपोर्ट को याद करना and then move towards the Delhi proposals, and second one is the Jinnah's 14 points. साइमन कमीशन के जितने पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट देम इन दी बुलेट्स पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स करके इनको लिख लो बिल्कुल 2 to 3 वर्ड्स के, सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर इन दी टेबुलर फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट में आप इनको याद कर सको, ठीक है। इसके आने से बीच में हमारा ये वाला पार्ट था डॉक्टर अंबेडकर एंड द साइमन कमीशन, कि ठीक है, साइमन कमीशन के सामने डॉक्टर अंबेडकर जाते हैं, ही वाज अपॉइंटेड फ्रॉम द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ताकि वो साइमन कमीशन के साथ काम कर सके। ही एट दैट टाइम आर्ग्यूड फॉर अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल अलाइक। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करी प्रोविंसेस में, और डायरकी को पहले प्रोविंसेस में था, वो चाहते थे कि सेंटर में आ जाए, ठीक है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की ओर से उन्होंने बोला कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस होती हैं उनके राइट्स को सेफगार्ड करा जाए, उनको प्रोटेक्ट करा जाए। सो दीज वर सर्टेन थिंग्स जो उन्होंने पुट फॉरवर्ड करी थी, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर इंक्लूडिंग साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। वी आल्सो डिस्कस द ली कमीशन, मुदिमन कमेटी एंड लिलितको कमीशन। So remember these commissions as well. So this was chapter number 18. I hope you'll learn it, you'll memorize the points because that is what it is necessary, ठीक है। उसके बिना तो चाहे कितना भी इसको बार बार वो कर लो, go through it at 1.5x and you'll get each and everything. चलो, take care.